आरएसएस बंद करे नमस्ते सदावर चले मातृभूमि, गाए वहां पे वंदे मातरम, किसने मना किया है? जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर है, जब पूरे देश के लोग लगभग 9 लाख परेशान थे, वो नवीन जिंदल के यहाँ बहुत अच्छा डांस कर रहा था। क्योंकि जब थाली बजाने से कोरोना जा सकता है, तो कागज के जहाज उड़ाने से इंडिगो भी उड़ सकता है। आप कहने में दवाएं शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, दालें शुद्ध नहीं है, चावल शुद्ध नहीं, लेकिन गांजा शुद्ध मात्रा में मिल रहा है। एक महाराज बीजेपी है, एक शिवराज बीजेपी है, और जो मोहन जी के साथ है वो नाराज बीजेपी है। लेकिन गांजा शुद्ध मिला है, नहीं उसमें कोई मिलावट नहीं थी। आप नकली खाने की बात कर रहे हैं, नकली चावल और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। जो सिरप का मामला है, ये कितना बेशर्मी भरा मामला है। बिना पार्टी के, बिना मतलब टॉप लीडरशिप की सहमति के इतना बड़ा रैकेट कैसे चल सकता है? जो पहले ट्रम्प को पापा बोलते थे, आरती उतारते थे, वो पुतिन को पापा बोलने लगे। उन्होंने अपने बाप बदल लिया है घंटों के अंदर। तो रुपया है जिसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत छाती ठोकते थे अपनी, वो 100 तक पहुंचने वाला है। और अब सामने आ चुका है कि उस कप सिरप का जो पूरा रैकेट है, उसके अंदर सभी सिंह शामिल है, धनंजय सिंह से लेकर जितने सिंह है। पहले बहनोई पकड़े गए 48 किलो गांजा के साथ में, और उसके बाद में उनका सगा भाई पकड़ा गया गांजा के साथ में। उतना भ्रष्टाचार और लूट शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में ही हुई होगी। एयरलाइंस हैं, वो 70,000 1 लाख रुपए तक किराए वसूल रही थी, और वही प्रधानमंत्री उसी दिन शाम को हिंदुस्तान लीडर समिट में भारत के महानता के झूठे दावे पेश करते हुए और अपनी तारीफें कर रहा था, अपनी खुद की पीठ थपथपा रहा था। मैं तो सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि वो वास्तविकता से कितना कट चुके हैं, या कटने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। वो दूसरी वाली बात ज्यादा सही है। और जो व्यक्ति इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसका नाम नहीं ले पा रहे ढंग से। नरेंद्र मोदी को बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम नहीं मालूम था, बंकिम दा बोल रहे थे। मिस्टर राजनाथ सिंह ने पूरी कर दी, तो बंकिम दास बोल रहे थे। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को लेकर संजीदा है कि नहीं। भारत का भविष्य क्या है? वंदे मातरम पर चर्चा करना, ये हमारा भविष्य होगा। विदर्भ और मराठवाड़ा में 1183 किसान आत्महत्या कर चुके। 8 महीने में 1183। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो स्मृति ईरानी क्या ईरान से आई है? नहीं, ये पता नहीं कहां से आई हैं। और वो खुद भी कह रही हैं कि दिस डिबेट इज स्ट्रेंज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मतलब भारत को लेकर संजीदा हैं भी कि नहीं, सीरियस हैं भी कि नहीं है। दुनिया कहाँ जा रही है, और ये एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड मुद्दा है, जिसकी जरूरत नहीं थी आज उठाने की। 10 घंटे हम लोगों ने संसद के बर्बाद किए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं इस गीत को हारमोनियम पे गाया था, और 1901 के बाद कांग्रेस का कोई भी सम्मेलन ऐसा नहीं हुआ है जिसके अंदर इस गीत को नहीं गाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं ले लिया? जनसंघ ने क्यों नहीं ले लिया? अभी क्या दिक्कत है? आपने सोचा कि 10 घंटे में कितने करोड़ रुपए खर्च किए? केवल आपने एक नेहरू को गाली देना था इसलिए। भारत का जीडीपी ग्रोथ पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है, उसमें एक भी सच्चाई नहीं है कि भारत की जो एक्चुअल जीडीपी है वो जो 4 बोलते हैं वो मुश्किल से 2 से ढाई ट्रिलियन डॉलर की होगी, और ग्रोथ रेट जिसको ये 8 बोलते हैं वो 3 से 4 भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो माफिया पॉलिटिक्स और करप्शन का जो नेक्सस है, उसको लेकर के जो सवाल है वो पहली बार सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में आई है, वहां पर फिर से ट्राइबल्स को हिंदू बनाकर भड़काने का शुरू हो गया। और टेलीविजन को जिस तरीके से, जिसको गोदी मीडिया बनाने के पीछे अगर किसी एक आदमी का हाथ है तो वो है हिरेन जोशी। मोदी जी के बारे में अगर एक खबर दाएं बाएं चल गई तो तुरंत वो खबर को टेक डाउन किया जाता है। ये केवल उनके काम का एक हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा है जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, उसके बारे में अब सवाल उठने लगे। फिक्सिंग, धंधेबाजी, भ्रष्टाचार, बेटिंग एप्स में उनका नाम सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और climatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी, मेरे दोस्त और देश के जाने माने पत्रकार विश्व दीपक। स्वागत है आप दोनों। पंकज जी, वंदे मातरम में जो बहस चल रही थी संसद में, उसमें प्रियंका गांधी ने लगभग सब कुछ बोल दिया, और अब इस चर्चा मतलब मुझे लगता नहीं व्यक्तिगत रूप से कि चर्चा लायक कुछ है भी, और वो खुद भी कह रही हैं कि दिस डिबेट इज स्ट्रेंज। मेरा सवाल बस इतना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मतलब भारत को लेकर संजीदा हैं भी कि नहीं, सीरियस हैं भी कि नहीं है। दुनिया कहाँ जा रही है, और ये एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड मुद्दा है, जिसकी जरूरत नहीं थी आज उठाने की। लगता है उनके पास 10 घंटे हम लोगों ने संसद के बर्बाद किए। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि 1896 के 11वें कांग्रेस के सम्मेलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं इस गीत को हारमोनियम पे गाया था, और उन्होंने वही पहले 2 पद गाए थे। और 1901 के बाद कांग्रेस का कोई भी सम्मेलन ऐसा नहीं हुआ है जिसके अंदर इस गीत को नहीं गाया गया। और उस गीत में
इस गीत को गाने में 1936 तक के सम्मेलन में जिन्ना भी शामिल रहे, क्योंकि 1936 में ही सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि कांग्रेस में दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के लोगों को अलग किया गया था। और कभी भी उन जिन्ना का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने तय किया था कि इसके पहले 2 पद गाए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद के धार्मिक पद है। ठीक है। और जो व्यक्ति इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसका नाम नहीं ले पा रहे ढंग से। ईमानदारी की बात है कि नरेंद्र मोदी को बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम नहीं मालूम था, बंकिम दा बोल रहे थे। उस आदमी को इतनी एटिकेट नहीं है कि हमारे पर पुरुष को दा नहीं बोलते हैं, बंकिम बाबू बोल सकते थे, क्योंकि उसको नाम नहीं याद आ रहा था। और रही बची कसर आपके मिस्टर राजनाथ सिंह ने पूरी कर दी, तो बंकिम दास बोल रहे थे। यानी आप सोचिए कि ये लोग संसद को लेके कितने सीरियस है। जिस मुद्दे, बेवजह के मुद्दे पे आप बहस करा रहे हैं, उसमें उस मुद्दे का जो मूल है, उसका लेखक है, उसका आपको नाम नहीं मालूम। और इतिहास गवाह है कि आनंद मठ कोई इतिहास नहीं है, एक फिक्शन वर्क है। इस प्रकार की कोई घटना इतिहास में नहीं हुई है। सन्यासी विद्रोह जो है एक निहायत अलग मसला था कि अकाल के समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य के गोदामों पर कब्जे कर लिए थे और उस पर लोगों को नहीं आया था, तब सन्यासी जो थे वेदों की ऋचाएं बोलकर वहां से सामान लूटते थे। उसको एक फिक्शन के रूप में लिखने के लिए उन्होंने उसमें मुस्लिम और सब शामिल कर दिए थे। बिल्कुल सन्यासी तो विद्रोह पर आधारित जो था, बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं। वो ये ना, वो फिक्शन है, विद्रोह पे आधारित भी नहीं है, ये एब्सोल्युटली फिक्शन। ठीक है। जो गीत सुंदर था उसको कांग्रेस ने अडॉप्ट किया, और वो आरएसएस जो 1925 में स्थापित हो गया था, और 1940 तक उसका कोई गीत नहीं था। 1940 में उसने गीत बनाया, तो 15 साल में आप ले लेते, पूरा गीत ले लेते। कांग्रेस 2 पद गा रही थी तो ये भी भारतीय जनता सही पार्टी ने क्यों नहीं ले लिया, जनसंघ ने क्यों नहीं ले अरे लिया? अभी ले लो, अभी क्या दिक्कत है? हिंदू महासभा ने कौन से सम्मेलन में गाया? भाई यदि भारतीय जनता पार्टी तो झंडे और रंग बदलती रही है ना, हिंदू महासभा का जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के तो हर सम्मेलन में गाया गया। आपको नेहरू से क्या आपत्ति है? और सबसे बड़ी चीज देखिए कि संसद जो है बहस और सार्थक बहस का हिस्सा नहीं रह गई। कल प्रियंका गांधी ने जिस हिस्से में पीएम ऑफिस के शामिल होने की बात की, उसको स्पीकर ने कार्रवाई से हटा दिया, एक्सपंज कर दिया। बिल्कुल यानी हम जो मुख्य मुद्दा था, ईमानदारी की बात है कि मुख्य मुद्दा यह था कि आखिर पीएम ऑफिस में चल क्या रहा है, और उस यानी वंदे मातरम के बारे में इस देश में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वंदे मातरम के शुरुआत के 2 और दूसरी चीज है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसीलिए बनाए गए थे कि भाई ये है। अब यदि बहुत सारे लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं या वंदे मातरम गाते हैं, वंदे मातरम का मुख्य उद्देश्य तो पर्यावरण को ला था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी हमको शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध भोजन मिले। इस तीनों में सरकार असफल है। प्रथम लाइन जो है देश के विशुद्ध पर्यावरण के लिए, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी हमको साफ हवा मिले, और क्या, उसमें तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो। उस पर 10 घंटे बहस कराते ना भाई। आपने सोचा कि 10 घंटे में कितने करोड़ रुपए खर्च किए, केवल आपने एक नेहरू को गाली देना था इसलिए, और उसके भी कोई प्रमाण नहीं है। विश्वदीपक, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि दुनिया मतलब कहाँ जा रही है? मैं देख रहा था मैकिन्जे की रिपोर्ट, उसमें था कि अमेरिका और जो है चीन के बीच में काफी वो चल रहा है कि कौन पहले, इसको ड्रोन वॉर चल रहा है उनके बीच में, और एआई वॉर चल रहा है उनके बीच में, ब्लॉकचेन का वॉर चल रहा है उनके बीच में। ठीक है, और भारत में क्या चीज चल रही है? मुझे यही नहीं समझ में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को लेकर संजीदा है कि नहीं। भारत का भविष्य क्या है? वंदे मातरम पर चर्चा करना, ये हमारा भविष्य होगा? दरअसल ये देखिए आप पहले कि मैं तो हैरान था, और संसद में कल जो प्रधानमंत्री ने बोला उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान टाइम्स अखबार जो है एक प्रोग्राम करता है, एनुअल प्रोग्राम करता है, जिसको वो हिंदुस्तान समिट बोलते हैं, लीडर समिट बोलते हैं। उसमें उनकी स्पीच थी, और जिस समय वहां पे प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे उसी वक्त पूरे देश के
अन्य अलग अलग एयरपोर्ट्स पे लाखों लोग, सैकड़ों नहीं, लाखों लोग चिल्ला रहे थे, भूख से मर रहे थे, किसी को डायबिटीज से उनको दवाइयां नहीं मिली थी, किसी की बच्ची को बेड नहीं मिल रहा था, किसी को पानी नहीं मिल रहा था। लोग खुले में इस ठंड में बाहर सड़क पर सो रहे थे और एयरपोर्ट के अंदर के जो चाय कॉफी और ये सैंडविच बिस्किट्स देने वाले जो आउटलेट थे वो मनमाना दाम वसूल रहे थे। एयर जो दूसरे एयरलाइंस हैं वो 70,000 1 लाख रुपए तक किराए वसूल रही थी। और वही प्रधानमंत्री उसी दिन शाम को हिंदुस्तान लीडर समिट में भारत के महानता के झूठे दावे पेश करते हुए और अपनी तारीफें कर रहा था, अपनी खुद की पीठ थपथपा रहा था। वो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी की हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल चेतक की तरह दौड़ रही है और पूरी दुनिया जो है हमारी तरफ देख रही है और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और वो हिंदू ग्रोथ रेट को लेकर के, वो एक टर्म को लेकर के अड़े हुए थे कि ये हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहा गया इसको, और उपनिवेशवाद से मुक्ति चाहिए, मैकॉले की मानसिकता से हमें मुक्ति चाहिए। इस प्रकार की वो बातें करते हुए जीडीपी ग्रोथ की, जो कि फर्जीवाड़ा है। भारत का जीडीपी ग्रोथ पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है, उसमें एक भी सच्चाई नहीं है। अरुण कुमार ने, जो प्रोफेसर अरुण कुमार इकोनॉमिक्स, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भारत की जो एक्चुअल जीडीपी है वो जो 4 बोलते हैं वो मुश्किल से 2 से $2.5 ट्रिलियन की होगी, और ग्रोथ रेट जिसको ये 8 बोलते हैं वो 3 से 4 भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तो है प्रधानमंत्री का मतलब जो हमारे देश के वास्तविक मुद्दे हैं उसके प्रति उनका रवैया। जिस वक्त देश में लाखों लोग मर रहे थे, चिल्ला रहे थे, हाहाकार मचा था, तबाही मची थी, उस वक्त वो आदमी, मैं तो सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि वो वास्तविकता से कितना कट चुके हैं, या कटने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। वो दूसरी वाली बात ज्यादा सही है, कटने का ढोंग ही कर प्रधानमंत्री रहे हैं, कार्यालय में पीएमओ पहली बार ऐसा हुआ है, ऑल्दो क्योंकि ये पहली बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस चीज को ढाकने में, दबाने में, छिपाने में, सप्रेस करने में सफलता हासिल की है। लेकिन पहली बार पिछले 11 सालों में सीधे सीधे जो भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो माफिया पॉलिटिक्स और करप्शन का जो नेक्सस है, उसको लेकर के जो सवाल है वो पहली बार सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी के घर तक, दरवाजे तक वो सवाल पहुंच रहे हैं। और उस पर बजाय बात करने के बजाय, उस पे जवाब देने के बजाय वंदे मातरम पे बात करें, जैसा कि पंकज जी ने कहा कि इस पे मतलब बात करने की जिस चीज पे एक राष्ट्रीय सहमति बन चुकी है। जबरदस्ती राष्ट्रीय हर देश के जब निर्माण होता है, एक राष्ट्र, एक देश बनता है तो उस देश में कुछ चीजों पे सहमति बनती है। इस चीज पे सहमति बन चुकी है कि वंदे भारत हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं है बंगाल का चुनाव। अगर इनको बहुत ज्यादा वंदे मातरम से इनको प्यार है तो आरएसएस बंद करे नमस्ते सदावर चले मातृभूमि, गाए वहां पे वंदे मातरम। किसने मना किया है? बीजेपी की कई सारी मीटिंग्स में मैं गया हूं, वो गाए, हर मीटिंग में वंदे मातरम गाए, वो अपनी शाखाओं में गवाए वंदे मातरम। अपनी जो शिशु मंदिर के, जो इनके शिशु मंदिर चलते हैं वहां पे ये गवाए वंदे मातरम, प्रार्थना कर, इसको अनिवार्य कर दें। किसने मना किया इनको? मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 25 सालों से इनकी सरकार है, गुजरात में 30 साल से है, अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी आप कह सकते हैं इन्हीं की सरकार है, तो वहां ये अनिवार्य करें वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम घोंसलेबाजी है। और बंगाल का चुनाव किन प्रकार जीतने की इनकी जो डेस्परेशन है उसका नतीजा है और कुछ नहीं। बंगाल चुनाव। जी आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा था पंकज जी कि जो अभी विश्व दीपक ने इंडिगो क्राइसिस की बात की, तो मैं देख रहा हूँ कि भारत की साख पूरी दुनिया में गिर चुकी है। मुझे नहीं लगता किसी ऐसे देश में ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जैसा भारत में हुआ। अगर हो तो आप मुझे बताइएगा। इंडिगो और अन्य एयरलाइंस मिलाकर के लगभग 2000 से अधिक फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। हजारों लोग स्ट्रैंडेड हैं, जैसे कि इन्होंने विश्व दीपक ने बताया। लेकिन आप ये सोचिए कि वैसे तो ये टाइम पर नहीं चल रही है, लेकिन गोवा में जो आग लग जाती है वहां पर, तो उसके लूथरा ब्रदर्स है, और वो लूथरा ब्रदर्स ऑन टाइम निकल जाते हैं इंडिगो की फ्लाइट से। इस पर कोई चर्चा नहीं होती। देखिए कि एयरलाइंस को लेकर संकट पिछले 1-1.5 महीने तक बहुत चल रहा था। पहले कहा गया कि इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा है उससे कुछ फ्लाइट प्रभावित हुई। उसके बाद में ये कहा गया कि जो सोलर डिस्टरबेंस के कारण वर्ल्ड वाइड जो एयरबेसेस में हुआ उसके कारण हुआ। उसके बाद में ये खड़ा हो गया।
अब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसको संजीदा नहीं है? जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर है, जब पूरे देश के लोग लगभग 9 लाख परेशान थे, वो नवीन जिंदल के यहाँ बहुत अच्छा डांस कर रहा था। और हो सकता है आज नाच शाम रहा था को वो। प्राइम मिनिस्टर घोषणा करें कि पूरे देश के लोग इस संकट से उबरने के लिए कागज के जहाज बनाएंगे और शाम को 8 बजे अपनी बालकनी से उड़ाएंगे। तो इससे कल से जहाज हो सकता है ऐसा करे, क्योंकि जब थाली बजाने से कोरोना जा सकता है, तो कागज के जहाज उड़ाने से इंडिगो भी उड़ सकता है। तो ये एक हम लोग एक विचित्र मानसिकता में जी रहे हैं। और उस देश में मैं आपको बताऊं कि कल ये आज के लोकमत में खबर है, जो वहां के विधानसभा में चर्चा हुई कि पिछले 8 माह में महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में 1183 किसान आत्महत्या कर चुके बताइए। हैं। आप आंकड़े सोचिए, 8 महीने में 1183। जस्ट थिंक अबाउट इट। हम उस देश में जहां पर उसके मुख्य कारण क्या है? नकली बीज या खाद, कर्जे का ना चुका पाना, और तीसरा जो है कि जो उत्पाद है उसका सही कीमत नहीं मिलना। जिस नागपुर के रेशम बाग में सब कुछ पूरा देश चल रहा है, उस नागपुर के संतरे की उस देश में कीमत नहीं मिल रही है। तो हम किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, मुझको एक समझ में नहीं आ रहा कि हम इस देश के इन खबरों पे क्यों चिंता नहीं करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में आई है, वहां पर फिर से ट्राइबल्स को हिंदू बनाकर भड़काने का शुरू हो गया। आज के ओडिशा पोस्ट में खबर है कि मलकानगिरी जिले में इंटरनेट को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां के ट्राइबल्स, कथित ट्राइबल्स को ने कुछ ऐसे विलेजेस पर हमला किया जहां पर 1964-65 के रीसेटलमेंट में बंगालीज रह रहे थे। और ये बताइए। पहले भी वहां होता रहा है, मलकानगिरी के आसपास जो है। क्या ये गुजरात मॉडल है? गुजरात में भी क्या हुआ था? गुजरात दंगों में आसपास के विद्यानगर, दाहोद के ट्राइबल्स को हिंदू बनाकर शहरों में लाकर उनसे लूटपाट कराई गई थी। तो हिंदू बनाकर आदिवासियों को उग्र बनाना और उनको आगे करके हिंसा करना, ये हो रहा है। और ये आप देखिएगा कि अ, उड़ीसा के अखबार में खबर है, लेकिन आपको किसी अखबार में खबर नहीं मिलेगी। मैं कल की एक खबर की चर्चा करना चाहूंगा जो हिंदुस्तान में है। वो हम्म। वर्ल्ड बैंक और WHO की ज्वाइंट रिपोर्ट है। उसमें बताया हम्म। गया है कि दुनिया में कितने करोड़ लोग इलाज के कारण गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। उसमें भारत भारत के 30% आबादी हम्म। हम्म। का जिक्र है कि जो अकेले इलाज कराने के लिए हम्म। गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड और ये जो है जेनेरिक मेडिसिन को लेके इतना प्रचार है, उसके बावजूद यदि इतनी बड़ी संख्या के आंकड़े आ रहे हैं, हम इस पे क्यों नहीं चर्चा करते संसद में? वंदे मातरम पे करते हैं। है ना? दुर्भाग्य आप देखिए कि जो जन सरोकार के मुद्दे, यदि एक अकेले विदर्भ और मराठवाड़ा में इतने किसानों की मौत हो रही है, तो कोंकण में और रत्नागिरी इलाके में क्या हो रहा होगा? हो सकता, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा उत्पादन है, लेकिन ऐसा तो नहीं वहाँ भी उत्पाद के मूल्य और इन सब को लेकर संकट नहीं है। उड़ीसा हाँ, में भी तो मध्य हालत प्रदेश का खराब है पंकज जी। उड़ीसा में भी तो। मध्य प्रदेश का जी। आपको बताऊं, मध्य प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर इस समय खाद को लेकर संकट नहीं है। खाद को लेकर रोज मारा पीटियां हो रही हैं, रोज। रोज मारा पीटी हो रही है और इस पर कहीं कोई बातचीत भी नहीं दिखाई दे रही। और जिस तरीके से विश्व दीपक आप कह रहे थे ना कि भारत की इकोनॉमी क्या हालत है, मुख्य बात यही है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत को चलाने के लिए संजीदा है कि नहीं, वो भारत को लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनका विजन क्या है, ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है। आप देखिए कि अभी हिंदू में मैंने देखा कि एक नेट एफडीआई को लेकर के एक आंकड़ा निकला था, वो अब तक निम्नतम पहुंच चुका है। 2014 में जो मनमोहन सरकार ने इनको दिया था उससे बहुत कम आ गया, निम्नतम है बिल्कुल इस समय। और कुछ समय बाद वो भाई, निगेटिव में चला जाएगा एफडीआई। एफडीआई छोड़िए, मैं आपको मतलब कुछ हर समाज के हर देश के जो राष्ट्रीय जीवन होता है, उसके कुछ हम्म। संकेतक होते हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय स्तर है या हमारा जो समाज है, हम कैसे हैं और कहां पर हैं। छोटे छोटे उदाहरण, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में पुतिन साहब को बुलाया। पुतिन आए थे, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। और उन हम्म। बड़ी शानदार कवरेज की मीडिया ने उसको। दिन रात जो है, जो पहले ट्रंप को पापा बोलते थे, आरती उतारते थे, वो पुतिन को पापा बोलने लगे। उन्होंने अपने बाप बदल दिया है घंटों के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कुछ तस्वीरें ट्वीट की,
पुतिन के साथ मुलाकात की। पंकज जी, आपने भी देखा होगा, उसमें से एक तस्वीर है जिसमें से उनका फव्वारा दिख रहा है। फव्वारा दिख रहा वो जो प्रधानमंत्री के है। घर का जो फव्वारा है, जिसको उन्होंने रेसकोर्स रोड से बदल करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया है, वो टूटा फूटा है, उसमें दाग हम्म, धब्बे पड़े हैं और उसका पानी जो है बाहर निकल रहा है, फव्वारे की सीमा के बाहर सीमा के बाहर गिर रहा था वो। गिरा। वहां पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पुतिन के आने से ठीक पहले उसकी सफाई की गई थी ताकि वो पानी बाहर ना दिखे। आप समझिए कि प्रधानमंत्री के घर के अंदर का फव्वारा टूटा है। वो इतना कुरूप फव्वारा मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। उससे अच्छे फव्वारे तो हमारे यहाँ जो कॉलोनीज होती है उसमें कोई कोई बना देता है, कोई बिल्डर बना देता है। तो हमारा एस्थेटिक्स कहाँ है और हम किस तरीके से मेंटेनेंस करते हैं, ये देखिए। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था राष्ट्रपति भवन में, और वहां जो वो कालीन बिछाई गई थी, लाल कालीन, रेड कारपेट जिसको कहते हैं, वो कितने गंदे तरीके से, कितनी छोटी सी कालीन बिछाई गई थी और कितना मतलब उबड़ खाबड़ थी वो। उसको देख ले रहा था कहीं पुतिन साहब गिर ना जाए, वो बार बार नीचे देख रहा था पुतिन। मतलब हमारा स्तर ये है। अब बाद में उसी कालीन को एक उसमें ट्रॉली में ठेले में लाद के जा रहे थे, तो कोई रशियन मीडिया वाला जो है उसको वीडियो बना रहा था। ये है हमारा। मैं आपको इस देश के सर्वोच्च जो सत्ता के संस्थान है, प्रधानमंत्री का आवास और राष्ट्रपति भवन, वहां की मेंटेनेंस की मैं आपको हालत बता रहा हूँ। तो सड़क, पानी, बिल्कुल सही रेलवे कह रहे और ये इंडिगो की क्राइसिस पे अगर हम ऐसा फेल कर रहे हैं तो उस पर हमें हैं। ज्यादा हैरानी नहीं होती, दुख नहीं होता। अब बात आती है कि एफडीआई पे और ये तमाम चीजों पे और निम्नतम स्तर पे, तो रुपया है जिसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत छाती ठोकते थे अपनी, वो 100 तक पहुंचने वाला है। डॉलर के हाँ, मुकाबले रुपए की 90-35 तो हो कीमत ही 100 गया तक है। पहुंचने वाला है। किसी दिन शतक मार देगा वो। जिस आप देखिएगा, ये हालत है हमारे रुपए की। महीने में तनख्वाह जो जिनके पास बहुत पैसा उनकी बात नहीं करता, लेकिन सामान्य मध्यवर्ग के जीवन में तनख्वाह आती है और खत्म हो जाती है। इतनी ज्यादा महंगाई है। उसके बदले जो आप यहाँ पे जो आपको मिलता क्या है, आपकी ब्रेड में नकली है, चावल में प्लास्टिक के चावल है, अंडे खराब हैं, आपके दूध खराब है, और हर दिन खबर आती है कि 500 टन 600 टन पनीर जो है नकली पकड़ा गया। प्रदूषण अलग से हमारे पास है। तो ये जो एक कुल मिलाकर के जो एनवायरनमेंट बना है इस देश में, एफडीआई केवल ऐसे नहीं होता कि आपने कहा कि आप आइए और पैसा लगाइए। जो पैसा लगाने वाला होता है वो सारी चीजें देखता है। तो हमारा चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा राजनीतिक जीवन हो, हमारा जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, चरम पर है भ्रष्टाचार। मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इनके इनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार जिस सीमा को पार कर गया है, वो उतना भ्रष्टाचार और लूट शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में ही हुई होगी। इस तरह की लूट बिल्कुल चल रही है यहाँ पर। आप बिल्कुल। और दूसरी बात, आप नकली खाने की बात कर रहे हैं, नकली चावल और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। पंकज जी, सोचिए कि ये जो सिरप का मामला है, ये कितना बेशर्मी भरा मामला है, लगातार चला आ रहा है पिछले कुछ महीनों से। आप पहले विदेशों में सिरप भेज देते हैं नकली, फिर दूसरे देश में भी नकली सिरप भेज देते हैं, वहां लोग मर जाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे कवर अप करते हैं। फिर आप अपने ही देश में, मध्य प्रदेश में, बच्चों को मरने देते हैं। अब फिर से यही ड्रामा शुरू हो गया। मतलब आप एक तरफ तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और आप कहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन चलनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप क्वालिटी तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि बिना पार्टी के, बिना मतलब टॉप लीडरशिप के सहमति के इतना बड़ा रैकेट कैसे चल सकता है देखिए, सिरप का। उत्तर प्रदेश के जो जो उत्तर प्रदेश में कफ सिरप है वो मेडिसिन के रूप में नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो कफ सिरप रैकेट है वो शराब बेच रहा था, सीधे सीधे नशे की जी। दवा बेच रहा था। और अब सामने आ चुका है कि उस कफ सिरप का जो पूरा रैकेट है उसके अंदर सभी सिंह शामिल है, धनंजय सिंह से लेकर जितने सिंह हैं। फिर हम्म। एक वो जायसवाल है, वही विदेश में चला गया है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। हम्म। उसमें सामने आया है कि किस पूर्व विधायक को एक स्कॉर्पियो भेंट की गई, किस एक राज्य मंत्री को कितने पैसे दिए गए। यानी ये बहुत तय है कि ये जो पूरा रैकेट है, जो उत्तर प्रदेश का सिंह शासन है, सिंह शासन पे के जरिए चल रहा है। अब वो बात दूसरी की, ऐसा कहा जा रहा है बड़ा सत्ता संघर्ष है, जो योगी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं केंद्र में बैठे हुए लोग, वो लोग ऐसे मामलों को उछाल रहे हैं। वो एक अलग मसला है कि ना मध्य प्रदेश में क्या करोगे। मध्य प्रदेश की हम्म। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी सतना हम्म। जिले की हैं। ये हम्म। हमारे विश्व दीपक के पड़ोस का जिला है। हम्म। वहां पे उनके पहले बहनोई पकड़ा गया 48 किलो गांजा के साथ में, और उसके बाद में उनका सगा भाई पकड़ा गया गांजा के साथ में। देखिए, इसमें भी दो मसले हैं कि क्या
मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी ईमानदार है कि मंत्री पे हाथ डाल रही है? या क्या मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का अंतर संघर्ष चल रहा है, वहां पे है ना, एक एक महाराज बीजेपी है, एक शिवराज बीजेपी है, और जो मोहन जी के साथ है वो नाराज बीजेपी है। तो महाराज शिवराज नाराज में जो बीजेपी है, ये जो वहां अंदर के टकराव चल रहे हैं, तो क्या उसका परिणाम है कि, लेकिन गांजा शुद्ध मिला या नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। आप तेल आटे अंडे मुझे की बात कर रहे तो उसको देख करके याद आ गई कि एक एक सीरीज है, आप लोग देखेगा कि कोलंबिया की एक क्वीन ऑफ साउथ के नाम से वो सीरीज है, जिसमें से एक लेडी डॉन है, जिसको ये लगता है कि भाई ये गांजा और ये ड्रग्स जो है, कोकीन, ये सब पाब्लो एस्कोबार एल चापो ही क्यों बेचे, हम लोग क्यों पीछे रहे। और उस प्रक्रिया में फिर वो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करती है। क्वीन ऑफ साउथ मैंने देखी है, और उसमें उसके हस्बैंड मर जाते हैं, इसके बाद वो सारा एम्पायर धीरे धीरे करके एक्वायर करती है। पंकज जी, आपने ये वो तो सही क्या कहा कि मेरा गांजा, गांजा की क्योंकि शुद्धता। गांजा इसलिए शुद्ध जाना है। अब बड़े चंडू खाने में अफवाहों में तो ये चर्चा होती है कि कुछ बड़े बड़े लोगों को गांजे की नियमित जरूरत होती है, इसलिए गांजे में अशुद्धता नहीं मिलाई जाती है। अब गांजा शुद्ध वीड मिल रहा है, किसका मतलब जाती दवाएं है शुद्ध नहीं है, आप कहने मतलब दवाएं शुद्ध है ना। नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, दालें शुद्ध नहीं है, चावल शुद्ध नहीं, लेकिन गांजा शुद्ध मात्रा में मिल रहा है, ये मैं आपको इंश्योर किया। इसमें एक एसआईआर के मामले में मेरे मन में एक खबर है आज के अखबारों में, उस पर चर्चा करना चाहूंगा। जी गाजियाबाद में कल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए, और उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों के अलावा एक प्रेस नोट जारी हुआ कि उन्होंने एसआईआर के कार्यों की समीक्षा की। मेरे मन में एक सवाल है, यदि एसआईआर चुनाव आयोग का कार्यक्रम है, चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, तो उसकी समीक्षा करने का हक चीफ मिनिस्टर को क्यों है? क्या ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर यदि समीक्षा करता है तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के काम में राजनीतिक दखल कर रहा है? क्योंकि बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर एक पॉलिटिकल आदमी है। ये ऑफिशियल प्रेस नोट है कल गाजियाबाद का। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में खासकर एसआईआर को लेकर लखनऊ में तो जो हुआ है, अभी मेरे पास खबर आई है कि जौनपुर में कई ऐसे घर गांव लेवल पर जो जिनके पास ना 100 साल का अपना रिकॉर्ड है, उन सबको ईरानी बना, उनको ईरानी घोषित कर दिया गया, और उन लोगों के एसआईआर फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में पुलिस आके उनके वीडियो बना रही, और वहां पर इतना आतंक का माहौल है कि अब आप क्या करोगे, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं हर जिले में। बताइए। भाई इसका सही मतलब है बात। कि आप, भाई आपको भले आपका देश ना ले, अब डिटेंशन सेंटर में रहिए, कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़िए, और कोर्ट कचहरी की लड़ाई इतना सरल तो है नहीं, आपके घर गांव बिक जाएंगे। जौनपुर में ईरानी कैसे बना दिया, कैसे आ गया? है वहां पर कुछ विलेजेस में, कह रहे हो दाऊदपुर के कुछ गांव हैं, 2 विलेज के लगभग 150 परिवार हैं ईरान से? अब उनका कहना है। अब देखिए चाय नहीं। होता क्या है, जैसे मैं आपको भोपाल में बताऊं, हम्म। बहुत सारे ईरानी है, मुन्ने ईरानी वगैरह का पूरा परिवार है, वो लोग 10-10 पीढ़ी से वहीं रह रहे हैं, कभी ईरान से आ गए अच्छा। हैं वो। भाई हम्म। इवन मैंने रतलाम जिले के जावरा में देखा, वहां पे कच्ची बहुत है, वहां पे मुल्तानी आए, उसके बाद में ईरानी भी आए, तो तो वो लोग स्मृति ईरानी अब, क्या ईरान से ही आई है? नहीं नहीं नहीं, ये तो ये पता नहीं कहाँ से आई हैं, है ना। ये तो मुझको लगता है कि ये तो मल्होत्रा इस थी, हिसाब से तो इनकी मल्होत्रा भी से जांच होनी चाहिए। भाई देखिए क्या आई। है ना, कि बात ये कि भाई पारसी जो धर्म की मूल है, वो तो ईरान से ही बिल्कुल। है ना। तो इन्होंने तो पारसी से शादी की ना, तो इन्होंने मल्होत्रा छोड़ के फिर ईरानी लगा लिया था, क्योंकि पारसी तो सभी उसी तरफ से आए थे। भारत में जो पारसी आए, फिर उनके साथ क्या हुआ, जो वो काम करते थे ना, वो उनका सरनेम बन गया, मीठा वाला, बंदूक वाला, कबाड़ी वाला। वो एक अलग तंत्र है। स्मृति बिल्कुल। ईरानी कहाँ से आई कहाँ से गई पता नहीं है, वो तो हाँ वो नहीं, ही ये जाने। बात सही है कि वो कहाँ से आई ये नहीं पता, लेकिन लौट गई है, क्योंकि सास भी कभी बहू में टीवी में लौट गई है, हाँ ये बात है। अब एक चीज पे और बातचीत कर लेते हैं विश्व दीपक। मतलब आपने भी अभी बोला था, और प्रियंका जी ने भी बोला था संसद में, और जिसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ने उसको एक्सपंज भी कर दिया। ये पीएमओ वाला मामला है, और आपकी स्टोरी भी है, हिरेन जोशी द लॉन्ग आर्म ऑफ पीएम मोदी। ये क्या है, मतलब आप कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत?
बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है, मेरे ख्याल से पंकज जी ने तो बहुत सारे देखे होंगे, पर कम से कम मनमोहन सिंह के टाइम से हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। और उस वक्त संजय बारू थे, फिर बाद में पंकज फिर पचौरी आए, उसके पहले पंकज चौधरी। हरीश खरे थे। तो ये लोग पत्रकार थे, प्रॉपर पत्रकार थे, ट्रेंड जर्नलिस्ट थे, और अपने अपने क्षेत्र के बिल्कुल अक्लेम्ड नॉन जर्नलिस्ट लोग थे ये लोग। जब पंकज पचौरी एनडीटीवी में थे और हरीश खरे ट्रिब्यून में बाद में बने, उसके पहले भी वो एक ट्रेंड जर्नलिस्ट है। तो मीडिया को जो संभालने का काम होता है वो आमतौर पर पत्रकारों को दिया जाता है, ये मानते हुए कि इनकी एक मीडिया के बारे में इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, प्लस मीडिया के लोगों से और मीडिया के जो संस्थान है उनसे इनके संबंध है। तो उस हिसाब से मीडिया के लोग ही काम देखते हैं। ये पहली बार हुआ है मोदी जी के आने के बाद, जैसा कि बहुत सारे काम इनके राज्य में पहली बार होते हैं। तो पहली बार जो केमिस्ट्री का जो एक मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ आदमी है, जिसको मीडिया की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मोदी जी के साथ, और उनका जो पुराना शागिर्द है 2008 से उनके साथ है, वो एक तरह से शेडो है उनकी। वो मोदी के साथ मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टाइम तक वही रहता होगा, हिरेन जोशी। उनको वो लेकर के आए और यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट किया गया, और वो भी बहुत ओपेक तरीके से। मतलब वो सीधे उनका अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि उनको यहाँ पे ओएसडी और सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है, वो दिया गया। इसके बाद से फिर आप देखते हैं कि जो फिर इसके बाद वो मीडिया की मोदी जी की छवि चमकाने के लिए जो आप देखते हैं मीडिया में जो करतब किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये सारे के सारी जो इनका जो उद्गम है, जो स्रोत है, वो हिरेन जोशी जी के व्हाट्सएप में है। हिरेन जोशी जी कहते हैं, लोग बताते हैं, और राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में इसको लिखा भी है। वो सिर्फ मैं नहीं, मतलब उन्होंने फर्स्ट हैंड लिखा है क्योंकि वो टेलीविजन में काम कर रहे हैं। और टेलीविजन को जिस तरीके से, जिसको गोदी मीडिया बनाने के पीछे अगर किसी एक आदमी का हाथ है तो वो है हिरेन जोशी। भारत के टेली मैं फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि भारत के टेलीविजन को, जो कि पहले से बहुत पतित था और भ्रष्ट था, ऐसा नहीं कि कोई बहुत महान काम कर रहा था, लेकिन उसको कंप्लीटली लैपटॉप मीडिया में कन्वर्ट करने में के पीछे अगर एक आदमी है जिसको, जिसकी भूमिका की अगर कभी जांच की जाए, जिसपे कभी अगर आयोग बैठे तो उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है, वो है हिरेन जोशी। राजीव सरदेसाई ने इसके बारे में लिखा है, और तमाम लोग टेलीविजन में काम करते हैं, जीतन जुग ने इसके बारे में बोला है, वो बता देंगे आपको कि कैसे सुबह सुबह न्यूज का एजेंडा वो हर चैनल पे पहुंच जाता है। मोदी जी के बारे में अगर एक खबर दाएं बाएं चल गई तो तुरंत वो खबर को टेक डाउन किया जाता है। और ये जो तमाम इस तरह के जो जुमले हैं कि वो विश्व गुरु हैं, अमृत काल चल रहा है, इन तमाम चीजों का जो उद्गम जो है वहीं से निकल कर आता है, पीएमओ से निकल करके आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्वीट किसी किसी मुद्दे पे दसियों लोग, पचासों लोग एक तरह का ट्वीट कर देते हैं, एक तरह की भाषा होती है। ऐसा लगता है कि कोई ट्वीट एक जगह से लिखा हुआ है और सबको कहा गया है कि आप इनको ट्वीट करिए। उन तमाम चीजों का स्रोत वहां से निकल करके आता है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी खबर है कि बॉलीवुड में बहुत सारी जो तमाम ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनी हैं, तो उनको फाइनेंसर दिलवाना, स्क्रिप्ट पास करवाना, सेंसर बोर्ड से उनको ओके कराना, फिर उनकी स्क्रीनिंग करवाना, फिर उनको टैक्स फ्री करवाना। आपको याद होगा कि एक फिल्म में मोदी जी का पूरा कैबिनेट बैठा हुआ है, गुजरात वाली फिल्म में पूरा का पूरा कैबिनेट बैठा हुआ है। ये जो बम्बार्डिंग होती है तमाम चीजों के लेकर, इन सारी चीजों का जो स्रोत है वो वहां से निकल करके आता है। लेकिन जो ये केवल उनके काम का एक हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा है जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, उसके बारे में अब सवाल उठने लगे हैं, सुगबुगाहटें होने लगी हैं, और वो है फिक्सिंग, धंधेबाजी, भ्रष्टाचार, बेटिंग एप्स में उनका नाम आना, रियल एस्टेट में अपने पावर जमाना, अपने लोगों को डीडी न्यूज से लेकर के तमाम जगहों पे अपॉइंट कराना, और जो ये सहगल साहब थे जो प्रसार भारती में, उनका इस्तीफा, उनके बेटे की धंधेबाजी, उनका सुधीर चौधरी के साथ कनेक्शन, ये तमाम डॉट्स अब जुड़ने लगे हैं। ओके। तो वो जो मोदी जी की जो वो एक लॉन्ग आर्म है, उनकी जो लंबी बाजू है, वो सवालों के दायरे में है। और प्लस बीजेपी के अंदर, जैसा पंकज जी कहते हैं, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे पावर सेंटर आजकल उभर रहे हैं अब धीरे धीरे। पहले थे केवल मोदी जी थे नंबर 1, नंबर 2 पे अमित शाह जी थे। आजकल नंबर 3 पे एक आदमी बहुत तेजी से उभर रहा है, उसका नाम है अश्विनी वैष्णव। वो एक काबिल नौकरशाह से रहे हैं, और वो परफॉर्मर के तौर पर उन्होंने अपनी अच्छी इमेज बनाई है, और वो आजकल नंबर 1 के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। इसे नंबर 2 में भी थोड़ी सी बेचैनी है, नंबर 2 के खेमे में भी, और वहां पर भी थोड़ी हलचल है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो हिरेन जोशी के बारे में जो खबरें बाहर आई हैं, ये जो सवाल उठे हैं, ये इन्हीं अंतर संघर्षों का नतीजा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई है जो पार्टी के अंदर, सिस्टम के अंदर, जो ये तमाम चीजें लीक कर रहा है। वो जो जो उनकी लॉन्ग आर्म है मोदी जी की, वो सवालों के घेरे में है, और स्क्रूटनी उसकी चल रही थी 6 महीने से, ऐसा लोग बताते हैं।
और इसके बाद उसको शंट किया गया था, लेकिन फिर से उसकी वापसी हो गई है, ऐसा मेरी जानकारी के मुताबिक उसको रीइंस्टेट किया गया है। वो अपना काम करना शुरू किया है और इसका नतीजा मुझे सबूत इसका ऐसे मिला मुझे कि जिस दिन ये इंडिगो का पूरे क्राइसिस चल रहा था और मोदी साहब एसटी समिट में बात कर रहे थे, उसी दिन एक खबर आई और सारे चैनल्स में खबर, सारे अखबारों में खबर प्रकाशित हुई कि इंडिगो की क्राइसिस पर मोदी जी को ब्रीफ किया गया है और पीएमओ इस पे पूरी निगाह रखे हुए है और इंडिगो को बख्शा नहीं जाएगा, पेनल्टी ली जाएगी उससे, पीएमओ इतना निगाह रखे हुए है। तो मैं समझ गया कि ये भाई जी फिर से एक्टिव हो गए हैं। ओके ओके, ठीक है। कुल मिला के ये कि मोदी जी की छवि बनाने का मतलब काम इन्हीं का था। जी पंकज जी, कुछ आप बोलना चाहेंगे? तो उसमें क्या है कि सुना तो ये है कि उन्होंने जेपी नड्डा को किसी मसले में बहुत बेइज्जत कर दिया। फिर जेपी नड्डा अमित शाह के पास गए, अमित शाह से लाड़ दुलार हुआ, तब इनको झूठ कहा गया, काटता इनको जेपी लगता है कि नड्डा। बाहर है ना, उसको इनको निकाला जाए। लेकिन हो क्या है कि ये पूरी सरकार ब्लैकमेलिंग की सरकार है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी की बहुत सारी सीडी फाइलें और किसी के पास है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लोगों की रख रखी है और अमित शाह ने भी बहुत सारे लोगों की रख रखी है। तो ये देवकीनंदन खत्री के उपन्यास तरह है, साजिशों में साजिश, साजिशों में साजिश, साजिशों में साजिश, फिर कोई मर जाएगा, फिर से जिंदा हो जाएगा। यहाँ तो लोग ये सीडी काफी सीडी प्रेमी लोग हैं। सीडी प्रेमी लोग हैं ये लोग, इन्हें सीडी देख देख के ही ये लोग आनंद लेते हैं। सब जानकी वल्लभ पटनायक। अब मैं एक खबर पे जरूर सबका ध्यान लाना चाहूंगा। आज के मध्य प्रदेश के राज एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि पिछले 2 दिनों में वहां पर 2 शावक चीतों की डेथ हो गई। और चीते वो जिनको हम विदेश से लेके आए। हम इतने लापरवाह हैं कि इसके अलावा जो 2 चीते थे अपने टेरिटरी से बाहर चले गए, वो मेन रोड पे घूम रहे थे और एक तेज चलती हुई अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, उसमें एक चीता मर गया। अब आप सोचिए, एक चीता नहीं मरता है या 2 शावक नहीं मरते हैं। हम जिस प्रजाति को रिस्टोर करना चाहते हैं उसके साथ क्या हो रहा है। और हमारे जो नेशनल मीडिया है या वो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। मैंने एक स्टोरी की थी कि किस प्रकार से अमूर बाज यहाँ पर कुछ दिन सुकून से रह सकें। नागालैंड सरकार ने एक पूरे जिले को साइलेंट जोन घोषित कर दिया। हम चर्चा हुई थी हमारे हमारी। हमको हमारे जानवरों के लिए हम इतने संवेदनशील क्यों नहीं है। सांबर लेक की स्थिति है कि सांबर लेक में इस समय भारत के सबसे ज्यादा विदेशी पक्षी आते हैं। वहां पर पक्षियों के बढ़ने का बोटल नेक एविएशन का तो मालूम पड़ा, लेकिन कल खबर मिलती राजस्थान पत्रिका में थी कि अचानक सांबर लेक में लाखों मछलियां मर गई। मछलियां मर गई का मतलब है कि वो सीधे उन पक्षियों तक जाएंगी। हम यानी अपने अपने जो फ्लोरा फोना उसके लिए कितने गैर संवेदनशील हैं। मुझको तकलीफ होती है इस चीज को लेकर। हम वंदे मातरम पे चर्चा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पानियों और जंगल से जुड़े हुए सीधे मसले हमारे पास क्यों आते हैं, हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम है कि हाई कोर्ट की स्थिति क्या है। एक एक केस को 6-6 महीने, 8-8 महीने वहां सामान्य बीते। भाई आपने यदि एक एनजीटी बनाया तो फिर एनजीटी को आपने पावरफुल क्यों नहीं बनाया। एनजीटी किसी को सजा नहीं दे सकता, एनजीटी किसी पे कोई पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता। तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट ही तो जाएंगे इन मसलों को लेकर। ऑब्वियस सी बात है। और क्योंकि हम यानी हम फिर सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम की बात तो करेंगे, लेकिन वो उसके लिए गंभीर नहीं रहेंगे। सही कह रहे हैं आप। वंदे मातरम से शुरू होकर के हमारी बात वंदे मातरम में ही खत्म हो गई, सुजलाम सुफलाम नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि सांबर लेक की जो आपने बात कही है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बीओडी वहां का जरूर बढ़ गया होगा। और वही है समस्या। एक्चुअल क्या होता है, देखिए वहां पे क्या है कि सांबर लेक की खासियत ये है कि उसके साथ बहुत सारी नदियां मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका पीएच जो है, उसका पीएच बैलेंस रहता है नमकीन पानी और मीठे पानी को लेकर। लेकिन वो कह रहा है कि चूंकि 5 जिले जुड़े हुए सांबर लेक से, अकेले जयपुर नागौर भी जुड़ा हुआ, वहां की सीधी जो नालियां उसमें आ रही है। इसके अलावा क्या है कि उसके किनारों पर एनजीटी के ऑर्डर के विपरीत बहुत सारे रिसोर्स बना दिए गए।
वो एक बहुत, जी हाँ, तो उसके कारण वहां पे एक बीओडी भी गड़बड़ाता है उनका और पीएच भी गड़बड़ाता है। बिल्कुल, कम से कम इन मुद्दों पर चर्चा अपने प्लेटफॉर्म में तो हो ही जाती है, कहीं हो रही हो नहीं हो रही हो। ठीक है पंकज जी, अब इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।